हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्कैरी सेंटर। तो चलिए आज सुनते हैं कहानी खामोश कब्र। जीत, थोड़ा धीरे गाड़ी चलाओ प्लीज़, मुझे डर लग रहा है। हाँ, इसमें डरने की क्या बात है, जीत ने चुटकी लेते हुए कहा। प्लीज़ जीत, तुम्हें मेरी कसम, ध्यान से, कहीं कुछ हो ना जाए। थोड़ा धीरे चलाओगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा, ज्योति ने लंबी सांस लेते हुए कहा। और जीत ने गाड़ी की स्पीड और तेज़ करते हुए एक नज़र पास बैठी अपनी नई नवेली दुल्हन पर डाली और मुस्कुरा कर बोला, जान, ये स्पीड तो कुछ नहीं, मैं तुम्हें हवा से बात कराऊंगा, बस तुम रिलैक्स होकर बैठी रहो। ज्योति खामोश हो गई। दरअसल ज्योति और जीत की शादी 2 दिन पहले ही हुई थी। दोनों इलाहाबाद के रहने वाले थे। एक ही बैंक में साथ साथ काम करते थे। एक दूसरे को पसंद आ गए। उन्होंने घर वालों से बात की और घर वालों ने उनकी शादी करा दी। शादी के बाद दोनों अपने कुल देवी के दर्शन करने के लिए पुशनौती गांव जा रहे थे। वह दोनों एक गाड़ी में थे, बाकी घर वाले दूसरी गाड़ी में थे। चलते चलते शाम होने को आई थी। सूरज ढल रहा था। सूरज की लालिमा ज्योति की जिस्म को छू रही थी। पहले से ही ज्योति सुंदर थी। सूरज की किरणें उसे और खूबसूरत बना रही थी। जीत ने फिर उसे पूछा, क्या हुआ ज्योति? ज्योति ने कहा, कुछ नहीं। मुझे नहीं पता था कि आप इतनी तेज़ गाड़ी चलाते हो, वरना मैं आपके साथ आती ही नहीं। ओह नो डियर, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो कैसा डर? जीत ने उसे अपने गले लगाते हुए कहा, कितनी दूर अभी और जाना है? आप मुझ पर नहीं, अपनी ड्राइविंग पर ध्यान दीजिए प्लीज़, ज्योति ने कहा। जो हुक्म मेरे सरकार, जीत ने चुस्की लेते हुए कहा। अभी और आगे जाना है। सूरज ढल चुका था पर पूरी तरह से रात नहीं हुई थी। सुनसान रास्ते पर 2 गाड़ियां दौड़ी चली जा रही थी। सड़क के दोनों तरफ जंगल था। तभी जीत का मोबाइल अचानक बज उठा। ज्योति प्लीज़ देखो, किसका फ़ोन है? जीत बोला, पापा जी का। ज्योति ने फ़ोन रिसीव किया और पूछा, पापा जी क्या है, कोई बात हो गई है? हाँ बेटा, तेरी माँ के पेट में अचानक दर्द होना चालू हो गया, गाड़ी रोकनी पड़ेगी। ओह पापा, यहाँ बेटा जीत के पास दवाई है, इससे खिला दे, फिर चलते हैं। ज्योति ने जीत को पूरी बात बताई और गाड़ी रोकने के लिए कहा। जीत ने अपनी गाड़ी रोक दी। पीछे वाले गाड़ी भी पास आकर रुक गई। दोनों गाड़ियों की गेट खुले कर सभी लोग बाहर आ गए। क्या हुआ मम्मी को पापा? जीत जल्दी से पास आकर बोला, पता नहीं बेटा, अचानक ही तेरी माँ के पेट में दर्द चालू हो गया। तेरे पास तेरी बैग में पेन किलर है ना, प्लीज़ दे दो। ज्योति जल्दी आओ, मेरे साथ मेरी हेल्प करो। ज्योति और जीत दौड़कर अपनी गाड़ी में आए और जीत ने बैग से पेन किलर निकाल कर उसकी मम्मी को दी। चलिए पापा, अब जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। यहाँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ज़्यादा देर रुकना सही नहीं है। हाँ बेटा, मुझे भी यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। चारों तरफ खाली जंगल, जानवरों के चीखने की आवाज़ आ रही है। जल्दी से निकलते हैं, तू भी हम भी निकलते हैं। इतना कहकर जीत के पापा ने ड्राइवर ने गाड़ी से चलने के लिए कहा। जीत भी दौड़कर अपनी गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट करने लगा। ज्योति ने पूछा, माँ को दवाई दे दी? जीत बोला, हाँ दे दी। वो बार बार चाबी घुमा रहा था लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। ज्योति ने पूछा, क्या हुआ, गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? पता नहीं क्या हुआ, अभी स्टार्ट हो जाएगी, चिंता मत करो। जीत की बहुत कोशिश करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। ज्योति बहुत परेशान हो गई और डरी हुई बैठी थी। अब क्या होगा जीत, अब हम क्या करेंगे? ज्योति ने उसे सहमे लहजे में पूछा। अचानक गाड़ी को क्या हो गया पता नहीं। ज्योति, अभी तक तो सब ठीक था, अभी गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट हो रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम बैठो, मैं चेक कर लेता हूँ। इतना कहकर जीत ने उसे गाड़ी को गेट खोलने की कोशिश की। ज्योति ने उसे का हाथ पकड़ लिया। प्लीज़ बाहर मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन ज्योति, अगर बाहर नहीं गया तो गाड़ी कैसे चेक कर पाऊँगा? डरो मत,
तुम रिलैक्स होकर बैठो, कुछ नहीं होगा। और इतना कहकर उसने अपना हाथ ज्योति के हाथों में से छुड़ाया और गाड़ी से बाहर निकल आया। अभी जीत गाड़ी चेक ही कर रहा था कि तभी ज्योति भी उसके पास आकर खड़ी हो गई। क्या हुआ, कुछ समझ में आया? देख रहा हूँ, बस अभी कुछ नहीं कह सकता। मुझे लगता है किसी से मदद लेनी चाहिए, ज्योति ने इधर उधर देखते हुए कहा। पर यहाँ तो कोई भी नहीं है, हम मदद कैसे लें? ज्योति की बात बीच में ही काटते हुए जीत ने बोला कि तभी दूर से कोई उन्हें आता दिखाई दिया। शायद कोई बुज़ुर्ग उनकी तरफ चलता हुआ आ रहा था। पास आकर बुज़ुर्ग बोला, क्या हुआ बेटा, गाड़ी ख़राब हो गई है? हाँ बाबा बताइए, कोई कार रिपेयरिंग की दुकान आसपास है कि नहीं? बेटा, आसपास तो कोई भी दुकान नहीं है और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलने की कोशिश करो। 1 किलोमीटर के दायरे में ही कब्रिस्तान है, यहाँ रुकना ठीक नहीं। ओह नो, अब हम क्या करेंगे? ज्योति सक पकाते हुए बोली। बुजुर्ग इतनी सलाह देकर आगे बढ़ गया। ज्योति पहले से ही काफ़ी डरी हुई थी, बुजुर्ग की बात सुनकर और भी डर गई। उसने जीत से कहा, चलो हम लोग लिफ्ट ले लेते हैं, गाड़ी यहीं छोड़ दो। पर जीत ने इन सब अंधविश्वासों को नहीं मानता था। उसने कहा, रिलैक्स ज्योति, ऐसा कुछ नहीं। कब्रिस्तान होने से तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है? दुनिया का सबसे बड़ा भूत तो तुम्हारे सामने ही खड़ा है। जब तुम इससे नहीं डरती तो दूसरे भूत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, मजाक मत करो जीत प्लीज़, भगवान के लिए कभी तो सीरियस रहा करो। अच्छा बाबा, सॉरी, माफ़ कर दो, अब ऐसी गलती नहीं होगी। जाओ गाड़ी में बैठो, मैं गाड़ी ठीक करके अभी आ रहा हूँ। ज्योति गाड़ी में के अंदर जाकर बैठ गई कि तभी जीत को फ़ोन बजा। हेलो पापा जी, आप लोग कहाँ हैं? बेटा, हम लोग तो बहुत आगे आ गए, बस घर पहुँचने ही वाले हैं। आप लोग कहाँ हो? पापा जी, हम लोग की गाड़ी ख़राब हो गई है, हम लोग अभी रास्ते में ही हैं। ओह नो। जीत को फ़ोन दो बेटा, कहो तो हम लोग वापस आ जाएं। जी पापा, कि आप जीत से बात करवाती हूँ। इतना कहकर ज्योति गाड़ी से बाहर आई। जीत, लो पापा का फ़ोन आया है। लेकिन जीत गाड़ी के पास नहीं था। जीत कहाँ हो तुम? जीत कहाँ हो तुम? लेकिन जीत का कहीं अता पता ही नहीं। क्या हुआ बेटा? हेलो पापा, जीत पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे बहुत डर लग रहा है पापा जी। ठीक है बेटा, फ़ोन रखो, हम लोग अभी पहुँच रहे हैं। ज्योति बदहवासी से सड़क पर दूर दूर तक दौड़ने लगी। जीत कहाँ हो तुम? प्लीज़ वापस आ जाओ। कहाँ चले गए? अभी वह कुछ समझ पाती कि तभी एक साया सा उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसके मुंह से खून बराबर बह रहा था, हाथ भी खून से लथपथ थे। कौन हो तुम? ज्योति ने, जीत भाग जाओ यहाँ से जल्दी, प्लीज़ भाग जाओ यहाँ से। ज्योति के तो होश ही उड़ गए। लपक कर वो जीत के गले लग गई और चीख कर रोने लगी। जीत, कहाँ चले गए थे तुम? और ये क्या हाल तुम्हारा हो गया है? ये सब किसने किया? प्लीज़ ज्योति, इस समय कुछ मत पूछो, जितनी जल्दी हो सके जाओ यहाँ से, भाग जाओ, जितनी दूर जा सकती हो चली जाओ। पर तुम्हें छोड़कर मैं कैसे जाऊँ? कहाँ जाऊँ? कुछ मत कहो और बस चली जाओ वहाँ। उस जाने के लिए जीत उसे जाने के लिए कह ही रहा था कि उसके सामने 2 साए आकर खड़े हो गए। प्लीज़ मेरी पत्नी को जाने दो, उसे कुछ मत करो। ज्योति, भागो यहाँ से, मैंने कहा भागो यहाँ से। और ज्योति भाग पड़ी। अनजान इलाके में, अनजान सड़क पर, ना रास्ते का पता ना मंजिल का, बस भागी चली जा रही थी। भागते भागते अचानक ही उसका पैर किसी चीज़ से टकराया और वो धड़ाम से ज़मीन पर गिर गई। बार बार पीछे मुड़कर देखी जा रही थी। वह दोनों साए उसका पीछा किए जा रहे थे कि तभी उसने अपने सर पर हाथ लगाया। उसके हाथ पर कुछ गीला गीला सा महसूस हुआ। शायद उसके सर में चोट लग गई थी। ब्लड निकल रहा था और वह बेहोश हो गई। सुबह के 8 बज रहे थे। ज्योति की आंख खुली तो उसके सामने उसका पूरा परिवार बैठा था। अरे, मैं यहाँ कैसे? ज्योति ने हैरानी से पूछा। जीत ने पूरी घटना उसे समझा दी
किस प्रकार पापा वहाँ समय से पहुँचे और सब ने मिलकर ज्योति को ढूंढा और फिर सब लोग घर आ गए। ज्योति ने उन 2 सायों के बारे में पूछा। जीत ने कहा, शायद वो लुटेरे थे जिन्होंने मुझे मारा, मेरी घड़ी, चैन, अंगूठी सब ले ली। तुम तक पहुँच पाते इससे पहले हम लोग वहाँ पहुँच गए और तुम्हें सुरक्षित ले आए। ज्योति ने भगवान का शुक्रिया अदा किया। तभी भी पापा बोले, चलो बेटा, तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, 1 घंटे में हम लोग कुल देवी के दर्शन के लिए निकल रहे हैं। इतना कहकर सब चले गए। जीत ने ज्योति के हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा, शुक्र है तुम ठीक हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं मर ही जाता। इतना कहकर उसने ज्योति को अपने गले लगा लिया। ज्योति के मुंह में गुस्से से तमतमा गया, आँख में खूनी हो गई। उसने अपने आप को छुड़ाते हुए जीत को पीछे की तरफ ढकेला। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, मैं फ़्रेश होकर नाश्ता करने आती हूँ, पर ध्यान से। डॉक्टर ने कहा कि सिर की पट्टी गीली नहीं होनी चाहिए। हाँ समझ गई। वैसे तुम्हें भी अपना ख्याल रखना चाहिए, चोट तुमको भी लगी है। ज्योति ने जैसे अपने आप में ही गुम थी। ज्योति का ऐसा बर्ताव जीत को अचंभित कर रहा था, पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने कमरे से निकल गया। थोड़ी देर बाद जब नाश्ते के लिए सब बैठे, ज्योति भी आ गई। नाश्ता लग गया था। ज्योति बोली, मम्मी मुझे अंडा खाना है। वैसे तो ज्योति नॉनवेज नहीं खाती थी, पर अंडा कभी कभी खा लेती थी। आज अभी हमें कुल देवी के दर्शन के लिए जाना है, बहू अंडा कल खा लेना। सास माँ बोली, नहीं मुझे अभी खाना है, दर्शन कल कर लेंगे। जीत गुस्से से बोला, आधे घंटे में निकलना है और तुम क्या कह रही हो कि तुम्हें अंडा खाना है? अंडा कल खा लेना। पर ज्योति ज़िद करने लगी, ये क्या अंडा अंडा लगा रखा है, एक बार में समझ में नहीं आया, हम लोग आज ही जाएंगे। जीत ने झल्ला कर बोला। ज्योति गुस्से में आग बबूला हो गई। एक बार फिर उसकी आंखों में खून उतर आया। वो कुछ और कहती कि तभी पापा जी बोल पड़े, अरे चलो ठीक है, दर्शन ही तो करना है, कल चले जाएंगे, पर लड़ो मत आपस में। और वो ज्योति के लिए अंडे खरीदने चले गए। जीत ने गुस्से से ज्योति की तरफ देखा, जो लगातार उसे घूरे जा रही थी। तब तक पापा जी अंडा लेकर आ गए थे। ज्योति बेटा लो। ज्योति अंडा पर झटपने लगी, ऐसे खाने में जुट गई जैसे मुद्दतों से उसने कुछ खाया ही ना हो। 4 अंडे खा चुकी थी, शेष 2 अंडे अभी प्लेट में रखे थे। सब लोग ज्योति की तरफ हैरानी से देख रहे थे। ज्योति बस करो, अंडे गर्म होते हैं, ज़्यादा खाने से तबीयत ख़राब हो जाएगी। जीत ने ज्योति को रोकते हुए कहा, पर ऐसा लगता था कि ये ज्योति तो है ही नहीं। जीत की बात सुने ऐसे लगता था जैसे इस ज्योति को तो उन दिनों कुछ तो लेना देना ही नहीं था। 6 अंडे गपागप खाने के बाद ज्योति उठकर कमरे में चली गई और सब ने अपना अपना नाश्ता ख़त्म किया। फिर सब अपने अपने कमरों में चले गए। जीत भी ज्योति के पास आया और बोला, ये क्या कर रही हो तुम? क्या किया मैंने? ज्योति ने उसकी बात को अनमने मन से जवाब दिया, अच्छा तो मैडम को कुछ पता ही नहीं, ये बाहर कैसा बर्ताव कर रही थी तुम? और इतने अंडे खाने को क्या बेताबी थी कि दर्शन का प्रोग्राम पोस्टपोन करना पड़ा। जीत अपनी बात पर जोर देते हुए बोला, तो क्या मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ खा पी भी नहीं सकती? शादी क्या हो गई, तुमने मुझे ख़रीद लिया? ज्योति गुस्से में आग बबूला हो गई। उसकी आंखों में अंगारे की तरह लाल थी। उसने जीत को बेड पर पटक दिया और फुर्ती से उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गई और उसका गला दबाने लगी। उसकी आवाज़ बदल चुकी थी, फटी फटी मर्दानी कंकश आवाज़ में दहड़ाने लगी, हरामज़ादे, मैं सुबह से देख रहा हूँ, तू मेरी लगते जिगर को छुए ही जा रहा है, उस पर चिल्ला ही जा रहा है, कमीने मैं तेरा खून पी जाऊँगा, तुझे बर्बाद कर दूँगा। उसके गले को ज़ोर ज़ोर से दबाने लगी। ज्योति छोड़ो, मुझे क्या हो गया है तुमको? जीत ज़ोर से ज्योति से अपने आप छुड़ाने की कोशिश करता हुआ चिल्लाया। सब लोग दौड़कर उसके कमरे में आ गए। ज्योति फुर्ती से जीत के ऊपर से हटकर बेड पर खड़ी हो गई और जीत को संभालने लगी। ओह जीत, क्या हो गया तुम्हें? ऐसे क्यों पड़े हो? अनजान बनकर ज्योति ने पूछा, जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। जीत भी
अपना गला सहलाते हुए खड़ा होकर बड़ी हैरानी से ज्योति की तरफ देखता हुआ बोला, ज्योति अब तुम आराम करो, मुझे लगता है तुम बहुत थक गई हो। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, मुझे अब आराम करना चाहिए। जाने कहाँ से इतनी थकान हो गई है, पूरा शरीर दर्द से टूट रहा है। और इतना कहकर ज्योति गहरी नींद में लीन हो गई। घर वाले भी जीत के साथ बाहर आ गए। सब जीत से पूछने लगे, क्या हुआ बेटा? पर जीत सबकी बात टाल कर कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहकर बाहर चला गया। घर वाले आवक रह गए, हक्के भक्के से जीत को जाते हुए देखते। रात के 10 बज चुके थे। जीत घर वापस आ गया था। सब लोग खाना खा चुके थे। जीत ने ज्योति को भी खाना खिलाकर सुला दिया था और अपने परिवार के साथ बैठे बातें कर रहा था। बातों बातों में उसने सुबह वाली सारी घटना परिवार को बता दी। ये सुनकर जीत की दादी ने किसी झाड़ फूक वाले बाबा को बुलाने के लिए कहा, पर जीत इन सब अंधविश्वासों को मानता नहीं था, सो उसने ऐसा करने से मना कर दिया। उसने कहा, ज्योति लंबा सफ़र तय करके आई है और रास्ते में जो घटना घटी उससे सब कुछ ज़्यादा ही डर गई है। फिर उसके सर पर गहरी चोट भी लगी है, शायद इसीलिए वो ऐसा बर्ताव कर रही है। जीत के पापा भी उसकी बात से सहमत थे, इसीलिए दादी चुप हो गई। उन्होंने कुलदेवी के दर्शन का प्रोग्राम फ़िलहाल के लिए टाल दिया था। दूसरे दिन भी ज्योति की हालत पहले से ज़्यादा गंभीर हो गई थी। जीत की छोटी बहन पाखी की हालत भी ज्योति की तरह होने लगी। दोनों 5 दिनों से मरणाश्रांत हालत में पहुंच गई थी। चेहरे पीले पड़ चुके थे, शक्ल बेशक्ल हो चुकी थी। दोनों को एक जैसे दौरे पड़ रहे थे। अब जीत समझ चुका था कि अगर उसने दादी की बात नहीं मानी तब वह उन दोनों को खो देगा। जीत ने मम्मी पापा से बात की और उन दोनों को बहुत जगह दिखाया। बहुत तांत्रिकों से झाड़ फूक कराई, पर उन्हें कोई ठीक नहीं कर पाया। कितने बाबाओं को उन आत्माओं ने मौत की नींद सुला दिया था। मंदिर मस्जिद जहाँ जहाँ कोई बताता वहाँ वहाँ लोग उन दोनों को लेकर जाते थे, पर उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। घर वाले निराश हो चुके थे। 1 महीना होने को आया था। बहू और बेटी दोनों बिस्तर से लगे थे। उनका बचना नामुमकिन सा लग रहा था। ये सोचकर परिवार का हर सदस्य बहुत परेशान था। फिर एक दिन किसी ने उन्हें एक फ़कीर के बारे में बताया, तो उन्होंने सोचा कि इतने बड़े बड़े तांत्रिक ओझा कुछ नहीं कर पाए तो एक साधारण सा फ़कीर उनकी बेटियों का क्या ठीक कर पाएगा। पर जीत की माँ का मन नहीं माना। उनके बहुत ज़िद करने पर वह फ़कीर के पास पहुँचे। फ़कीर ने उनको देखते ही सब कुछ अपने आप बता दिया। फ़कीर बहुत पहुँचा हुआ था कि कैसे उनकी गाड़ी वहाँ ख़राब हुई और आगे की सारी घटना वो बताता चला गया। सब लोग समझ गए कि बाबा सच्चे हैं। उन्होंने ज्योति के बारे में पूछा तो बाबा ने उन्हें बताया कि उस कब्रिस्तान में 2 बाप बेटे 6 महीने पहले दफनाए गए थे। जब वो जिंदा थे, बहुत खतरनाक लुटेरे थे, दोनों मुस्लिम समुदाय के थे। वह एक दुर्घटना के शिकार हो गए थे। गांव के ही सरपंच ने उनको दफनाने का प्रबंध किया था, पर उनके कर्मोनुसार उन्हें दफनाने के लिए कोई गांव का आदमी शामिल नहीं हुआ। इसीलिए वह हर किसी को अपना दुश्मन मानते थे। अकाल मृत्यु होने के कारण उन दोनों की आत्माएं भटक रही है। केवल ज्योति ही नहीं, कितने लोगों को ये आत्माएं मार चुकी हैं। ये सब सुनकर घर वाले बाबा के पैरों में गिर गए और ज्योति और पाखी की ज़िंदगी की भीख मांगने लगे। बाबा ने तब बताया, ये एक उपाय है कि हम लोगों को वहीं उन्हीं की कब्र के पास जाना पड़ेगा। ज्योति और पाखी को लेकर जहाँ से इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई थी वहाँ पूजा करनी पड़ेगी। उनकी आत्माओं को फिर से कब्र में पहुँचाना होगा, आत्माओं को शांत करना होगा। इस घटना के दौरान घर के सभी लोग वहाँ होंगे। किसी को भी अकेला छोड़ना ठीक नहीं। आप लोग दूर गाड़ी में बैठे रहेंगे और केवल आपकी बेटियाँ और हम उन कब्रों के पास जाएंगे। इसके लिए हम कल ही रवाना होंगे, लेकिन आप घर वालों को नहीं बताना होगा। बेटियों को इस बात की चर्चा भी नहीं करनी होगी कि कल हम कहाँ जा रहे हैं। कोई पूछे तो बता देना, कोई बहाना बना देना। बोला, ज्योति उठो, हमें कहीं चलना है, तैयार हो जाओ। कहाँ? मुझे नहीं जाना, ज्योति ने कहा और पाखी ने भी यही कहा।
तब जीत के पापा ने बहुत समझाया तो वो दोनों तैयार हो गईं, पर रास्ते में वो पूछती रहीं, हम कहाँ जा रहे हैं? बचपन के दोस्त के घर जा रहे हैं, वो दूसरे गांव में रहता है, जीत ने कहा। दोनों को बाबा का फूका हुआ पानी पिला दिया था, इसीलिए शायद दोनों शांत बैठी थीं। पर बाबा ने कहा था इसका असर 2 घंटे ही रहेगा, इसलिए जीत बहुत तेज़ी से गाड़ी चला रहा था। बाबा वहाँ पहुंचकर पूजा की पूरी तैयारी पहले ही कर चुके थे। बाबा अपने साथ मस्जिद के 2 मौलाना को भी ले गए थे, जो बराबर दुआ पढ़ रहे थे। जैसे ही वहाँ गाड़ी पहुँची, ज्योति और पाखी दोनों के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। जैसे तैसे उन्हें पूजा तक खींच कर लाया ही गया था कि तभी कब्रिस्तान में इतना भयंकर चक्रवात उठा, पाखी और ज्योति को अपने साथ उड़ा ले गया। वो दोनों गोल गोल घूम रही थी। इतनी विभत्स चित्कारें सुनाई पड़ रही थी कि पूरे कब्रिस्तान में हाहाकार मचा था। जीत और उसके परिवार के होश उड़ गए जब ऐसा नज़ारा उन्होंने देखा। जीत बार बार गाड़ी का गेट खोलकर बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, पर उसके पापा उसे पकड़े हुए थे, क्योंकि बाबा ने सख्त हिदायत दी थी कि पूजा के दौरान कोई लोग गाड़ी से बाहर नहीं आना। गाड़ी के इर्द गिर्द सुरक्षा कवच बाबा ने बना दिया था, उसी के अंदर गाड़ी रखने को कहा था, और एक बोतल में मंत्रोच्चार करके पानी भी फूंक कर दिया था, और कहा था कि आत्माएं अगर उनके शरीर पर हावी हो जाएं, तो कोई एक सदस्य गाड़ी से बाहर आकर वो जल बाबा के ऊपर छिड़क देगा। बाबा के आश्रम पर उनके शिष्य द्वारा हवन जारी था, और बाबा ने ये भी कहा था कि सारा कार्य सूर्यास्त से पहले ही संपन्न करना होगा। पापा प्लीज़ मुझे जाने दो, देखो मेरी ज्योति और मेरी बहन पाखी का क्या हाल है, बेचारी वो दोनों मर जाएंगी। जीत ने पापा का हाथ झटकते हुए कहा, नहीं बेटा, वहाँ जाना ठीक नहीं। हाँ बेटा, बाबा ने बाहर जाने से मना किया है। पापा ठीक कह रहे हैं, जीत की माँ ने ज़ोर से चिल्लाई। एक पल के लिए जीत शांत हो गया। उधर चक्रवात जितना ज़मीन के ऊपर था, उतना ही ज़मीन के अंदर। बाबा लगातार पूजा कर रहे थे। मौलाना जी भी बराबर अल्लाह ताला से दुआ कर रहे थे और उन रूहों को खुदा का वास्ता दे रहे थे। सब लोग हैरानी से इस दिल दहलाने वाले मंजर को देख रहे थे कि तभी चक्रवात के दौरान ही उन आत्माओं की कब्र खुल गई और उनकी लाशें बाहर आ गई। उधर समय भी रेत की तरह मिट्टी से फिसलता जा रहा था। सारी प्रक्रिया पूरी करते करते शाम के 5 बज गए थे। बाबा जी और मौलाना जी सब इस भयावह मंजर को देखकर घबरा गए थे। उन्हें इसका अंदाज़ा भी नहीं था कि आत्माएं इतनी ताकतवर होगी। उन कब्रों के साथ साथ कई और कब्रें खुल गई थीं, पर शायद उन सबको मिल चुकी थी, सिवाय इन आत्माओं के, क्योंकि दूसरी रूहों वहाँ नहीं आई। जब इनके शरीर को सबने देखा तो देखते ही सबके होश उड़ गए। हड्डियाँ के ढांचे बचे थे, कहीं कहीं मांस के सड़े गले लोथड़े लटक रहे थे। इतनी दुर्गंध की बयान करना कठिन था। ज्योति मर्दाना और कर्कश आवाज़ में चिल्लाई, बेटा वो रहे हमारे शरीर। पाखी भी अपनी फटी आवाज़ में बोली, जी अब्बू, आइए चलते हैं। इतना कहकर वह आत्माएं वापस उसी शरीर में प्रवेश कर गईं और ज्योति और पाखी बेहोश होकर ज़मीन पर धड़ाम से गिर गईं। बाबा ने दौड़कर उन दोनों को रक्षा कवच पहना दिया और जीत की तरफ इशारा करके उन दोनों को ले जाने के लिए कहा। जीत और उसके पापा ज्योति और पाखी को बड़ी मुश्किल से गाड़ी तक लेकर आए और बिठाया। वो दोनों अभी भी बेहोश थीं। उन आत्माओं ने अपने शरीर में प्रवेश करने के बाद उठने की कोशिश की, पर विकल हो गए, क्योंकि दोनों ही ने ही दुर्घटना के समय अपने अपने पैर गंवा दिए थे। उनके पैरों में हड्डियां टूटी हुई थीं, तो वो अपने शरीर को उठा ही नहीं पाए। इसीलिए बाद में वो फिर से कब्रिस्तान में मंडराने लगी और चीखने चिल्लाने लगी। चूँकि आपको पता है कि बाबा ज्योति और पाखी को रक्षा कवच बांधने के दौरान पूजा से उठ गए थे, सो वो दोनों बाबा के शरीर पर हावी हो गए। इधर जीत ने ज्योति और पाखी के चेहरे पर पानी के छींटे डाले। वो दोनों होश में आ गई। बड़ी ही हैरानी से इधर उधर देखने लगी। जीत दौड़ कर गया, बाबा के ऊपर जल छिड़क दिया और आत्माओं ने बाबा का शरीर छोड़ दिया। जीत के पास फूका हुआ पानी था, इसीलिए वो सुरक्षित रहा।
बाबा ने मौलाना जी से आत्माओं के शरीर को विधिपूर्वक दफनाने को कहा। अल्लाह का नाम लेते हुए उन्होंने लाशों को विधिपूर्वक दफना दिया। इस दौरान उन आत्माओं ने मौलाना जी के ऊपर भी प्राणघाती हमले किए। सभी को बहुत चोटें आईं। लाशों को दफन होते ही वो आत्माएं चीख चिल्लाकर या अल्लाह रहम फरमा कहते कहते तड़प रही थीं। ऐसा लग रहा था कि ऊपर वाले का चाबुक उनको मार मार कर छालीन कर रहा था। चीखते चिल्लाते उन बाप बेटों की आत्माएं हवा में लीन हो गई। 2 कब्र खामोश हो गई हमेशा के लिए। जीत ने बाबा को पकड़कर एक तरफ बैठा दिया था। शाम के 6 बज चुके थे। कब्रिस्तान का माहौल शांत हो चुका था। सब लोग वापस घर आ गए थे। मौलाना जी और फ़कीर बाबा की ड्रेसिंग करवा दी गई थी। ज्योति पाखी भी शांत थी। ज्योति अपने कमरे में आराम कर रही थी कि तभी बाहर से सासू माँ बोली, ज्योति बेटा आओ, खाना लग गया है, आकर खा लो। ज्योति जी मम्मी जी आ रही हूँ कहकर पहुँच गई। सब लोग काफ़ी समय बाद बेफिक्र होकर खाने बैठे थे। पापा हम कल कुलदेवी माँ के दर्शन के लिए चलेंगे। ठीक है बेटा, वैसे भी कुलदेवी माँ ने हमारे बेटियों को नया जीवन दान दिया है, कल ही चलते हैं। पापा अच्छा बताइए वैसे मुझे हुआ क्या था? ज्योति ने पूछा। अरे बेटा वो कहानी बहुत लंबी है। इलाहाबाद प्रयागराज पहुंचकर कभी फुर्सत में जीत से सुन लेना। पापा जी ने बड़ी गंभीरता से उसकी बात का उत्तर दिया, मानो जैसे बहुत बड़ी जंग का अंत हुआ हो। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।